हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 12th के दिगंत भाग 2 के 4 नंबर चैप्टर अर्धनारीश्वर का दूसरा भाग जो है पढ़ेंगे। पिछले वीडियो अगर आप सभी छात्र नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप पिछला वीडियो जरूर देखें। पूरी बात तभी समझ में आएगी जब पिछले वीडियो आप देखेंगे। आज हम लोग पहले वीडियो के आगे देखेंगे कि क्या पढ़े थे और क्या उसमें नारियों के बारे में कुछ कहा गया था। थोड़ा सा बच गया था तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवि और रोमांटिक चिंतकों ने नारी का जो रूप प्रकट हुआ वो भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। मतलब बड़े बड़े एक से एक महान कवियों के बारे में यहाँ पे जो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो कैसे सबके बारे में, जिन लोगों ने नारियों को कुछ बोला, जिन लोगों ने नारियों के बारे में कुछ बोला, उन सबके बारे में जो है वो बातें बता रहे हैं। रामधारी सिंह जो दिनकर हैं वो सभी के बारे में, जो नारियों के बारे में कुछ बोले हैं, उनको बताया। प्रेमचंद ने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग याद करिएगा, किसने कहा था कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है? तो ऑब्जेक्टिव में बताना होगा कि प्रेमचंद ने। किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वो राक्षसी हो जाती है। बताइए, इतना बड़ा जो बात है, एक महान हिंदी के कवि प्रेमचंद ने कहा था कि पुरुष के अंदर जब नारी के गुण आ जाएंगे तो वो देवता बन जाता है, और वहीं अगर नारी के अंदर नर के गुण आ जाए तो राक्षसी बन जाती है। इस प्रकार प्रसाद जी का ईड़ा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यह निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। और रविंद्रनाथ का मत तो यह भी स्पष्ट है, वे कहते हैं अर्थात नारी की जो सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में। रविंद्रनाथ टैगोर का यह मानना था कि नारी का बस काम है या तो किसी साधना को भंग करना या तो किसी व्यक्ति को मोहना और उसे अपनी ओर आकर्षित करना। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। बस उनका यह मानना था कि स्त्रियां एक प्रेम की प्रतीक है, एक प्रेम की प्रतिमा है जिसको देख करके सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसे अपने खेलने की वस्तु मानते हैं और कुछ नहीं। कर्म कृति बीरबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वो क्या करेंगी? रविंद्रनाथ टैगोर का ये मत था कि नारी शिक्षा दीक्षा लेकर के क्या करेंगी, बस उन लोगों का यही काम है कि वो लोग आकर्षित करेंगे। बस उनके साथ इंसान ये समझते थे उनके अनुसार कि बस नारियां एक खेलने की वस्तु है। मेरा अनुमान है कि ऐसी परिस्थितियों को लल्लय अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मय भी यह कहता है कि नारी जीवन की सत्ता पुरुष को रिझाने रखने में है। अब बताइए, जो काम अगर बहुत सालों से ऐसा होते आ रहा हो तो नारी भी समझ गई कि हमारा भी जीवन शायद इसी के लिए है और हमारा भी काम बस पुरुष के रिझाने के लिए ही है। अब वो भी धीरे धीरे अपना मान बैठी। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है। किंतु यही वो अपराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उड़ने वाले स्वतंत्र के स्फुलिंगियों को मंद रखना चाहते हैं। अब बताइए, बस वो लोग को अगर हम थोड़ा बहुत कुछ कहते हैं तो वो लोग भी अब धीरे धीरे अपने उसी परिस्थितियां में डल गई थी। जिस समय ये निबंध जो लिखा गया था उस निबंध में ये जो बातें कही गई थी दिनकर जी के द्वारा, ये सारी चीजें जो है अलग अलग लेखकों के द्वारा, अलग अलग महान कवियों के द्वारा जो है ये बातें कही गई थी। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुष की बाधा नहीं मानी जाती। अब तो धीरे धीरे नारी के जीवन में कुछ तो सुधार आया है। अब नारियों को उतना हम लोग प्रताड़ित नहीं करते हैं जितना कि पहले पुरुष किया करते थे। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुष की क्रांति की महौषधि को उठी है, फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची। आज नारियों का बहुत सारा अधिकार मिला है, लेकिन कभी जितना चाहते उतना अभी अधिकार नारियों को नहीं मिला है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, कमाने को मैं अकेला काफी हूँ। अब जो है कहता है कि तुम घर में ही रहो, तुमको बाहर जाने की क्या जरूरत है, हम खुदे अकेले कमा करके लाएंगे, तुम घर पे बैठे रहो, खाओ, तुम घर बैठे खर्च किया करो। किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। किंतु यही नारियों के लिए काफी नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है। स्पष्ट है कि इसलिए कि नारी को अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है। सिर्फ नारियों के साथ
मनोरंजन करना, सिर्फ नारियों के साथ अपने समय को बिताना और नारियों के साथ आराम के पल बिताने के लिए वो सिर्फ यही बोलता है। आराम के समय अपने मनोविनोद का साधना में समझता है, इसलिए वो नहीं चाहता है कि अनंत की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी धूल या थोड़ी भी धुआं या धावा लगे। अब सोचता है कि मान लीजिए कि गोरे गोरे औरत अपन आ रही है शादी विवाह के बाद, कितना बेचारी फेयर लवली सब लगा के अपना चेहरा जो है बनाती है, और वहीं अगर मान लीजिए कि बाहर जाएगी, सब धूप में काम करेगी, सब करिया करिया हो जाएगी, तो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए पुरुष कहता है कि तुम लोग घर में ही रहो, घर में तुम लोग अपना आराम करो और हम अब कमा करके लाएंगे, तुम बस खर्च किया करो। आज ये लगभग नियम जो है चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं भी और नारियां भी अब जो आगे आ रही हैं, अब अपना काम या जॉब या कोई भी देख सकते हैं कि वो नारी भी अपना हर जगह पर अब छाई हुई है जहाँ पे कि वो पुरुष वो काम कर सकते हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य की डाली दो प्रतिमाएं, आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं कोई एक प्रसन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं एक क्षीण नारी छिपी हुई है। पहले अर्धनारीश्वर के माध्यम से ये रामधरी से दिनकर जी बताना चाहते हैं कि पहले के समय में एक नारी और नर एक ही द्रव्य की डाली दो प्रतिमाएं हैं, दोनों के कामों में कोई बंटवारा नहीं था, कोई उन लोगों पर प्रतिबंध नहीं था कि ये काम करो, ये काम मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने अपने इस निबंध के माध्यम से लोगों को समझाया है, किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर के नारी को बेतरह दबाता आ रहा है। मतलब निरंतर ये नहीं कोई चाहता है, नर लोग भी नहीं चाहता है कि अगर मान लीजिए कोई अगर कोई लड़की की तरफ हो रहा है तो उसको हम लोग टोक देते हैं, अरे कहाँ तू लड़की की तरफ हो रहा है। कोनो कोनो देखिएगा अपन नाखून वगैरह जो है दो रंग लेता है, हम लोग कहते हैं लड़की वाला शौक रख रहा है। तो उस वो लोग भी नारी के अगर कोई गुण पुरुष के अंदर आता है तो भी उसे अपना दबा कर रखना चाहता है, और अगर नारी के अंदर कोई पुरुष की गुण है तो भी अपना उस गुण को दबा। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा, और न सिंदूर वालियों को इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। पुरुष लोग जो है बस ये नहीं सोचते हैं कि हमारे पीछे जो उन महिला से जिसका हम विवाह किए उस पत्नियों का क्या होगा, उन भगनियों का क्या हो जाएगा। कौरव की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं बचता। यानी इस लाइन का मतलब ये समझाया जा रहा है कि अगर नारी नारी के बीच वार्तालाप होता तो शायद इतना बड़ा महाभारत होने से टल जाता। और यहाँ पे ये कहा गया है कि वो वार्तालाप कुंती और गांधारी के बीच जो है नहीं होकर के किनके बीच हो गया, कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ, और इसलिए इतना बड़ा महाभारत रचा गया। किंतु कुंतिया और गांधारियां तब तक भी निश्चेष्ट थी और आज भी निश्चेष्ट है, बल्कि द्वापर से कलिकाल तक पहुंचते पहुंचते वे अपने भीतर की नरता का और भी अधिक दलन कर चुकी है। जहां कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियां अपने मन से वहीं जमा होती है। जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते और रेशमी वस्त्रों ने बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उड़ने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है, और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। आधे से अधिक जो लोग हैं, जो लोग स्त्रियों के साथ उन लोग का कोई लगाव नहीं था, उन्होंने अधिक से अधिक लोगों ने स्त्रियों का शिकायत किया। जो लोग अपना जीवन एक मनोरंजन के साथ जीना चाहते थे, वो लोगों ने स्त्रियों को कुछ बढ़ावा दिया, और धीरे धीरे आज के जो हम लोगों का समय है उसमें लगभग नारी को हद तक जो है छूटें दी गई हैं। और वो जो है सरकार भी चाहती है कि बार बार हर शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो नारियां हैं वो आगे आए। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है, और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोविज्ञान प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है। देखिए, अगर ये नर नारी अपने में अलग अलग अपना क्षेत्र का बंटवारा करेगा तो इसका प्रभाव संसार के इतिहास पर भी पड़ेगा, और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते ही उसकी पत्तियां कुम्हलाने लगती है, और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है, और फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे।
कहता है कि आज नारी सहन करते करते इतना सहन कर चुकी है कि कोई काम करने में, कोई कर्म करने में उसके पांव जो है बहुत थरथराने लगते हैं, वो डरने लगती है कोई चीज करने में। इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवि और चिंतकों ने बतलाया है। बहुत से जो कवियों ने कहा है नारी को छोड़ छोड़ कर साधना करने से जीवन का जो मुक्ति मिलेगी, ये सिर्फ नारियों के और इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ये नहीं है कि सिर्फ नारियों को छोड़ छोड़ करके साधना कीजिए और जीवन से मुक्ति पाइए, बल्कि वह है कि जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते थे। जो लोग बढ़ावा देते थे नारियों का, कार्ल मार्क्स बहुत बड़े इतिहासकार और महात्मा गांधी थे। निर्मिति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निर्मूर्खता की बात है और भोगवादियों के समान नारी के नीरे भोग की वस्तु मान बैठना तो और भी गलत है। अगर जो लोग सोचते हैं कि नारियों से भाग करके हम अपना जीवन बिताए तो वो तो एक मूर्खता की बात है, और जो लोग ये सोचते हैं कि नारी सिर्फ भोग की वस्तु है और वो तो और गलत समझते हैं। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसकी प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है, जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वो हिस्सा घर तक सीमित नहीं, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जैसे आप कहते हैं ना कि जमीन जायदाद घर द्वार सब मेरा है, तो उस पर अधिकार और नारी को भी है। जिस समय निबंध लिखा गया था उस समय शायद उतना अधिकार उतना क्षेत्र नहीं था, तब ये बातें रामधारी सिंह ने कहा है। लेकिन आज लगभग सारे जमीन जायदाद पर उन सभी औरतों का भी अधिकार 50% सरकार के द्वारा दिया गया है। नर और नारी दोनों के जीवनोद्देश्य एक है। जितना अगर जीवन उद्देश्य एक नर का है उतना ही जीवन उद्देश्य एक नारी का भी है। एक अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दे। बस एकरा में अंतर यही है कि सारा पुरुष जो है अपने मन से नारियों को जहां बैठा दिया, जो उनके ऊपर ब्लेम लगाना था वो लगा दिया, लेकिन ये बात इतना ही तक सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि नारी और नर दोनों का जीवन उद्देश्य एक है। जितना हक जितना अधिकार पुरुष को है नर को उतना ही अधिकार नारियों को भी है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इसी नियंत्रण संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी नर में नारी का गुण हो और नारी में नर का गुण हो तो ये दोनों की समानताएं और अधिक बढ़ेगी और यहाँ पे जो है मान सम्मान जो है लोगों में बढ़ेगा, समाज को एक और विकसित बनने का एक रास्ता मिलेगा। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। गांधी जी हमेशा अपने जीवन के कुछ अंतिम समय में नारी की साधना की थी और नारी के बारे में कुछ उन्होंने कहा था और नारी की कुछ बड़गी के बारे में 2-4 शब्द बोले थे। इसीलिए उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी उसका नाम ही बापू मेरी माँ है। क्वेश्चन पूछेगा बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखा था, तो गांधी जी के पोती ने। बताइए वो गांधी जी को अपनी माँ कह दी, उनकी पोती। दया माया सहिष्णुता और वीरता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। ये माना जाता है अगर किसी व्यक्ति में दया का गुण हो, माया का गुण हो, सहन शक्ति का गुण हो, सहिष्णुता और वीरता का गुण हो, तो ये कहा जाता है कि स्त्री के गुण। पुरुष समझता है कि अगर ये हमारे अंदर गुण आ जाए तो हमारे गुण में दोष आ जाएंगे। क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? दया माया और सहिष्णुता ही नहीं, वीरता भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। अगर कोई भी काम आप सोच समझ के नहीं करते हैं तो आप विनाश की ओर चले जाते हैं। वही कहता है अगर वही स्त्री में सोच समझ करके किए गए गुण अगर पुरुष में आ जाए तो क्या पुरुष के गुण में दोष लग जाएगा? उसी प्रकार अध्याय साहस और शुद्धता का वर्णन करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। और वही कह रहा है कि जो पुरुष के अंदर साहस का, अध्याय व्यवसाय का यानी कोई व्यवसाय करने का गुण, शूरता का गुण अगर वो नारी में आ जाए तो नारी के भी कोई गुण में दोष नहीं लगेगा, नारी के भी मर्यादा नहीं घटती। अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह भी नारी प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। इसीलिए कहा गया है कि माही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुमती क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी। यानी कि हर एक पुरुष में एक नारी का रूप दिखना चाहिए और हर एक नारी में भी पुरुष का रूप दिखना चाहिए। यानी ये अंतिम लाइन में रामधारी से दिनकर जी का ये बताना था कि अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं,
जब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, यानी कि हर पुरुष में नारी वाला गुण का एक ज्योति जगे और प्रत्येक नारी में पुरुष का भी जो ज्योति है, जो स्पष्ट आभास है, वो भी जगे। इस चैप्टर में अर्धनारीश्वर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, आप सभी छात्रों का अपने क्लास का जो बुक है उसमें दिया गया, और बहुत जल्दी हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। उसके बाद जो अगला हम लोग का वीडियो होगा, एक रोज जो अज्ञेय जी के लिखा हुआ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। तो कल का क्लास जो होगा उसमें हम लोग रोज पढ़ेंगे। ये हम लोग का चैप्टर नंबर 4 जो है समाप्त हो गया। कल के वीडियो में हम लोग आएंगे और चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशंस के लिए हम लोग यहाँ पे एक एक वर्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप लोगों को अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारे इंग्लिश और हिंदी सभी चैप्टर का एक एक चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, और सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर A to Z हम आपको क्रैश कोर्स जो आप लोग 12th के एग्जाम के लिए कर रहे हैं उसके माध्यम से सारे रेनबो पार्ट 1, रेनबो पार्ट 2 और दिगंत भाग 2 हिंदी और इंग्लिश दोनों का हम इसी चैनल पे आपको पूरा कराएंगे। सारे अगर ये दोनों करते हैं तो लगभग आपको 52 मार्क्स इंग्लिश से और 52 मार्क्स हिंदी के दिगंत भाग 2 से और रेनबो पार्ट 2 से आपको मिलेंगे। तो आज के लिए टाइम, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे रोज।